ओके, तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं व्हाट इज अगत। जब अगत तंत्र देख रहे हैं तो पहले अपने को पता चाहिए कि अगत क्या होता है करके। तो यहाँ पर मतलब हम देख रहे हैं निरुक्ति न अस्ति गदो यस्य, बोले जिसकी वजह से गद मतलब रोग और विष उसका नाश होता है, तो डेट इज अगत। अगत इस सिंपल टर्म में हम एंटीडोट करके बोलते हैं मॉडर्न टर्म्स में, है ना, जो विष का नाश करे। तो केवल विष नहीं, जो रोगों का भी नाश करे, है ना। और जैसे हमने कुष्ठ में भी देखा है, कुष्ठ में भी हम अगत का प्रलेप करते हैं, ऐसे करके हमने वर्ड्स देखे हुए हैं, है ना। तो कुष्ठ इज वन ऑफ द अपना स्किन डिजीज, कुष्ठ इज नॉट लाइक विष, है ना, ये अपने को पता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना अस्ति गदो यस्य, बोले जो रोग और विष का प्रतिकार करे, मतलब उनको अपोज करे, एंटी डोट अपने, दैट इज अपने अगत। ओके, अगत तंत्र की परिभाषा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत जब सूत्रसन का पहला अध्याय है तो वहां पर उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद के बारे में जब बताते हैं तो हर एक की परिभाषा देते हैं, शल्य शालक्य काय चिकित्सा। तो उन्होंने अगत तंत्र की भी परिभाषा दी है ना। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषिक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम। व्यंजन इस लक्षण का पर्याय, है ना। तो बोले सर्प कीट लूता मूषिक आदि के दंश होने पर जो लक्षण दिखेंगे उनका तो ज्ञान अपने को होता ही है अगत तंत्र के द्वारा। और क्या बताया, विविध विष संयोगो, बोले अलग अलग प्रकार के विष, लाइक दूषी विष, स्थावर विष, जांगम विष, ये तो सब जांगम विष हो गए, है ना। अलग अलग प्रकार के विविध विष मतलब अपने स्थावर विष हो गए, अपने मतलब गर विष हो गए, दूषी विष हो गए। संयोग से उन्होंने बता दिया, संयोगज विष अपना गर विष, है ना। एक डेफिनेशन पहले ही क्लियर करता हूँ, व्हाट इज दूषी विष एंड व्हाट इज गर विष। गर विष वो होता है संयोगज विष, कि दो या दो से अधिक द्रव्य को आप मिला रहे हो जिसकी वजह से वो विषारी एक्शन कर रहा है, तो उसको हम गर विष बोलेंगे। व्हाट इज दूषी विष नॉर्मल डेफिनेशन में, तो अगर कोई मतलब विषारी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल बचनाप है, बचनाप शुड नेचुरली ग्रो इन हिमालय, बट बचनाप आप ऐसे कोई दिल्ली वगैरह की सिटी में जाकर आपने लगा दिया, है ना, जहाँ पर बारिश भी हो रही है, धूल धुआं भी लग रहा है, मिट्टी भी लग रही है, जिसकी वजह से उसकी विषाक्तता कम हो गई है, तो उसको हम दूषी विष बोलेंगे, है ना। ऐसे विष जिसका फॉर एनी रीजन उसकी विषाक्तता कम हो गई है, तो उसको हम दूषी विष बोलेंगे। और गर विष किसको बोलेंगे, संयोगज विष, जहाँ पर हम दो या दो से अधिक द्रव्य को मिला रहे हैं जिसके वजह से वो विषारी एक्शन कर रहे हैं, उसको हम संयोगन विष या गर्विष बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत बता रहे अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषिक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम। बोले अगत तंत्र वो शास्त्र है जहाँ पर हम सर्प कीट लूता, कीट वी नो, लूता इस अपने स्पाइडर, मूषिक इस अपना चूहा, इनके दष्ट के होने की वजह से जो विषारी लक्षण दिखेंगे उसका तो ज्ञान होगा। विविध विष, अलग अलग प्रकार के विष, दैट इज स्थावर विष, दूषी विष, उसके बारे में पढ़ेंगे। संयोगज विष दैट इज घर विष के बारे में पढ़ेंगे, उनके लक्षण भी, और उनका उपशमन की उनकी चिकित्सा। तो अगत तंत्र नामक जो शास्त्र है, तो वहां पर हम अलग अलग प्रकार के विषों के लक्षण और उनकी चिकित्सा, इसके बारे में अपने को ज्ञान होता है अगत तंत्र से, है ना। अब आयुर्वेद के 8 अंग में से अगत तंत्र की बात आई है तो वी शुड नो कि चरक सुश्रुत वाग्भट ने इसको कौन से स्थान पर रखा है। ओके, एनीवन, चरक ने इसको अष्टांग आयुर्वेद में कौन से स्थान पर रखा है, बोलो कोई तो। छठवें स्थान पे रखा। छठे पे रखा हुआ है, और कोई मत। सर पांच पे। चार पे। चौथे पे रखा हुआ है ना। हम देखते हैं काय चिकित्सा, ओके, शालक्य, शल्य, विष गर वैरोधिक प्रशमन, है ना। हमने ए के बी करके फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद रखा था, याद रहेगा मोस्टली। अगत तंत्र, कौमार भृत्य, भूत विद्या, है ना। पहले स्टार्टिंग के तो फिक्स है ना, कि अपने काय चिकित्सा आ रहा है, शालक्य आ रहा है, शल्य आ रहा है, ओके। देन बीच के अपने ए के बी, अगत तंत्र, कौमार भृत्य, भूत विद्या। लास्ट के दो कौन से अपने, रसायन बाजीकरण, है ना। सुश्रुत में क्या होगा, पहले शल्य आएगा, फिर शालक्य आएगा, फिर बाद में काय चिकित्सा आएगा, है ना। सुश्रुति शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ, उसके बाद शालक्य आता अपना, फिर काय चिकित्सा आता है। ये बीच में चेंज होता है, लास्ट के दो तो रसायन बाजीकरण है। एनीवन, बीच में क्या चेंजेस होता है, ए के बी का क्या हो जाएगा, बोलो कोई तो। बी भूत के, और कुमार वृत्ति। या बी के ए, है ना, भूत विद्या, कौमार वृत्य और अगत तंत्र, है ना। तो चरक के अनुसार हम देख रहे हैं अष्टांग आयुर्वेद में अगत तंत्र को फोर्थ पे रखा हुआ है ना। सुश्रुत सिक्स्थ पे रखते हैं। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं सुश्रुत ने सिक्स्थ पे रखा है। पहले शालक शल्य, फिर शालक्य, फिर काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, फिर बाद में अगत तंत्र, ठीक है। वाग्भट अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, दोनों ने कहाँ पर रखा हुआ है, एनीवन। ये तो छठवें पे। छठे पे, वेरी गुड, है ना। कहा है बाल ग्रह ऊर्ध्वांग
शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषय, तो उन्होंने छठे पे रखा हुआ है। काश्यप क्या करते हैं? काश्यप दो ये करते हैं, है ना, एक बोलते हैं विश्व तंत्र और दूसरा अगत तंत्र। ओके, काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में दो इंक्लूड किया है, एक विश्व तंत्र और एक अगत तंत्र। विश्व तंत्र को उन्होंने रखा था फिफ्थ पे और अगत तंत्र को रखा है सेवेंथ पे। याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। विश्व तंत्र को रखेंगे फिफ्थ पे, अगत तंत्र को रखेंगे सेवेंथ पे, है ना। तो आप अगत तंत्र का अलग से याद कर लो, 466, है ना, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। काश्यप क्या कर रहे हैं? विश्व तंत्र और अगत तंत्र दो अलग अलग कर रहे हैं। विश्व तंत्र को फिफ्थ पे रख रहे हैं, अगत तंत्र को सेवेंथ पे रख रहे हैं। तो काश्यप ने कौन सा नहीं रखा है अष्टांग आयुर्वेद में? अगत तंत्र तो दो बार आ गया ना, विश्व तंत्र अगत तंत्र, क्या नहीं रखा है अष्टांग आयुर्वेद में? बोलो वाज भाई। वाजीकरण। वाजीकरण, सिंपल सी बात है, वाजीकरण। वाजीकरण, है ना। क्योंकि काश्यप संहिता इस कौमार भृत्य प्रधान तंत्र, है ना, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स है, तो उनमें वाजीकरण का कोई मतलब ही नहीं ना। तो इसके लिए काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में वाजीकरण इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो काश्यप क्या करते हैं वहां पर? विष तंत्र अगत तंत्र दो अलग अलग बता देते हैं, विष तंत्र को फिफ्थ पे रखते हैं और अगत तंत्र को सेवेंथ पे रखते हैं, है ना, ये पॉइंट ऐड कर लो। ओके, अभी हम अलग अलग पर्याय देख रहे हैं। चरक जब अष्टांग आयुर्वेद में अगत तंत्र के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? विष, गर, वैरोधिक प्रशमन। विष दैट इज स्थावर विष, जांगम विष, गर विष अपना संयोगज विष, है ना। तो बोले विष, गर, वैरोधिक प्रशमन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विष, गर, वैरोधिक प्रशमन ये अगत तंत्र के लिए किसने मतलब यूज किया है वर्ड? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, कौटिल्यार्थ शास्त्र ने, काश्यप ने। तो अब बोलेंगे चरक ने अगत को क्या बोला है? अगत तंत्र को विषगर वैरोधिक प्रशमन। वाग्भट दंष्ट्रा चिकित्सा बोलेंगे, ये तो श्लोक अपने को याद होता ना, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषय, है ना। जरा इस रसायन, वृषय या वृषानी सपना वाजीकरण तंत्र। तो काश्यप इसको, सॉरी, वाग्भट इसको दंष्ट्रा चिकित्सा करके बोलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, है ना, उन्होंने जांगली करके बोला है, और अमर कोश में इसको जांगुलिक करके बोला है ना। चरक के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है ना, कि विषगर वैरोधिक प्रशमन किसने बोला अगर तंत्र को? तो आप बोलेंगे चरक। और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने क्या बोला है? तो जांगली बोला है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार तंत्र युक्ति बताओ मुझे कितने, जितने सुश्रुत बताते हैं उतने ही बताओ। 36। 32। 32, है ना। 36। 32, चरक 36 बताते, सुश्रुत 32 बताते, भट्टार हरिश्चंद्र 40 बताते, भाव प्रकाश 42 बताते, है ना। तो सुश्रुत और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने तंत्र युक्ति 32 बताई है, साइड में लिख के रखो। अगर तंत्र से कोई लेना देना नहीं है ना, बट फिर भी फाइनली अपना पीजी का क्लास चल रहा है, तो रिवीजन ऐसे चलता रहेगा अपना। ओके, ये अगत तंत्र का इतिहास वगैरह ये सब पढ़ लेना, इसका कोई ये नहीं है। ओके, ये अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये चरक संहिता में हम देख रहे हैं कि फोर्थ स्थान पर रखा हुआ है, सुश्रुत ने इसको सिक्स्थ पे रखा हुआ है, संग्रह हृदय इन्होंने भी सिक्स्थ पे रखा हुआ है, काश्यप क्या करेंगे? विष तंत्र फिफ्थ और अगत तंत्र सेवेंथ पे रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अष्टांग आयुर्वेद के अनुसार। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई कौन से स्थान में मतलब वर्णन किया है। चरक चिकित्सा स्थान में कहते हैं 23rd अध्याय, वी नो, है ना, ये अपने को पता है। सुश्रुत कल्प स्थान में 8 अध्याय बताते हैं, पूरे के पूरे कल्प स्थान में जो 8 अध्याय वो अगत तंत्र से रिलेटेड है ना। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बना हुआ है, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सुश्रुत ने अगत तंत्र का वर्णन कौन से स्थान में किया हुआ है? तो बोले कल्प स्थान में किया हुआ है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में बताते हैं, सुश्रुत उत्तर तंत्र बोलते हैं, है ना। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान बोलते हैं। अष्टांग संग्रह के उत्तर स्थान में 50 अध्याय और अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में 40 अध्याय, है ना, टोटल बता रहा हूँ। तो अष्टांग संग्रह ने क्या किया है? 40 to 48 अध्याय जो है वो अगत तंत्र से रिलेटेड बताया, और जो अष्टांग हृदय ने 35 to 38 अध्याय बताए। ठीक है, ये है ना, उत्तर स्थान में वर्णन किया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके, काश्यप सर्व विधि विश्व प्रतिपादिका करके बोल रहे, ठीक है। हारित का याद रखो, हारित क्या करते हैं ना, हारित टोटल 7 स्थान बताते हैं, और हारित संहिता में टोटल अध्याय कितने? एनीवन? 103 अध्याय। हारित हम बाद में देखेंगे, हारित, भाव प्रकाश, भैष्य, जनित्रावली एंड ऑल्टर्नेट योग रत्नाकर लास्ट में देखेंगे हम अप्रैल में अब सुन लो। हारित संहिता में टोटल 7 स्थान है, जिसमें टोटल 103 अध्याय, है ना। तो हारित का जो तृतीय स्थान है उसको चिकित्सा स्थान बोलते हैं, या वी कैन से चिकित्सा स्थान को उन्होंने तृतीय स्थान माना है ना। और इसमें टोटल तो 58 अध्याय, 56 अध्याय में उन्होंने विष का वर्णन किया है, अगत तंत्र का वर्णन किया है ना। तो
तो यहाँ पर 56 अध्याय में क्या है वो कोई नहीं पूछने वाला है। ये पूछ सकते हैं कि हारित ने कौन से स्थान में, तो बोले कि चिकित्सा स्थान जो उनका तीसरा स्थान था, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके तीसरे स्थान दैट इज चिकित्सा स्थान में उन्होंने वर्णन किया है। बाकी भाव प्रकाश शारंगधर युग रत्नाकर वगैरह का कोई खास जरूरत नहीं है ना। तो चरक ने चिकित्सा स्थान के 23rd अध्याय में, सुश्रुत ने पूरे कल्प स्थान में, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ने उत्तर स्थान में वर्णन किया है, हारित ने तीसरे स्थान में दैट इज चिकित्सा स्थान के 56 अध्याय में वर्णन किया है। हारित संहिता में कुल स्थान कितने, क्या बताया मैंने? 103 सात 7 स्थान, स्थान 7 है, टोटल अध्याय 103 है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगत तंत्र का प्रयोजन बताया, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू रीड कर लेना, है ना, कि विष को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, फिर उनका स्रोत क्या है कि कहाँ से मिल रहा है करके, और शरीर में मतलब प्रवेश कैसे ओरली दिया जाता है या फिर मतलब कैसे थ्रू स्किन एब्जॉर्प्शन है, इनहेलेशन के थ्रू एंड ऑल दैट, और विषाक्तता हो जाने पर उनका निदान कि अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उसको डायग्नोस करना कि कौन सी पॉइजनिंग है, चिकित्सा करना, है ना, ये सब भी आ जाएगा सब अगत तंत्र में। तो अगत तंत्र में ड्रग के आइडेंटिफिकेशन से लेकर उनका मतलब डोज क्या है, उनका रूट क्या है, उनकी विषाक्तता क्या है, उनके लक्षण वगैरह क्या है, चिकित्सा क्या है, ये सब अपना स्कोप ऑफ अगत तंत्र में आ जाएगा। ठीक है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना, ये सब स्किप मारो। उसके बाद में देख लो डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, तो वी नो कि मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ, मतलब हम पॉइजन के बारे में देखेंगे, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद पॉइजन, है ना। तो पॉइजन का सोर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है, फैटल डोज क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी, डायग्नोसिस वगैरह कैसे करोगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगर पॉइजनिंग की वजह से किसी की डेथ हो गई तो उसकी ऑटोप्सी दैट इज पोस्टमार्टम करके हम लेमैन के टर्म में बोलते हैं, मेडिकल टर्म इज ऑटोप्सी फॉर पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम में उसके फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे, दैट ऑल कम्स अंडर टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं विष की निरुक्ति, चक्रपाणी बोलते हैं विषम उच्चेते विषाद नात हेतु, बोले विष उसको बोलेंगे जो विषाद दैट मीन्स भय का हेतु है, जो अपने शरीर में भय उत्पन्न करे, विषाद इस भय उत्पन्न करना, है ना। जैसे हम अष्टांग नॉट अष्टांग, हम अग्रे संग्रह में देखते हैं, हम देखते हैं विषादो एनीवन डैश, वेरी गुड, रोग वर्धनाना, रोग वर्धन है ना। रोग के वर्धन में जो विषाद है वो क्या है, अग्र है। रोग का वर्धन मतलब रोग की वृद्धि में, जितना हम डरेंगे उतने रोग की वृद्धि होगी, है ना। जैसे कल हमने देखा था डैश वार्थ लक्षण नाम, बोलो, निर्वेद अनिर्वेदो, अनिर्वेदो, निर्वेदो नहीं, अनिर्वेदो, अनिर्वेदो मतलब डरना नहीं, जब हम डरेंगे नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये आरोग्य का लक्षण है जिसकी वजह से हम जल्दी ठीक हो गए, है ना। तो विषादो रोग वर्धना नाम, विषाद कि अगर हम भयभीत हो गए तो रोग की वृद्धि होगी, और अगर हम नहीं डरेंगे तो ये आरोग्य का लक्षण होगा, है ना। तो विषाद इस डर, तो विष, विष क्या है, डर का हेतु है, क्योंकि अपने को डर होता है कि मृत्यु वगैरह हो सकती है करके। ठीक है, शारंगर बता रहे देहम प्रविश्य यत द्रव्यम दूषित व रसाधिकार, बोले ऐसे द्रव्य जो शरीर में प्रवेश करके रस आदि को दूषित करते हैं, है ना, स्वास्थ्य व्यक्ति का प्राण हर वगैरह करते हैं, उन द्रव्य को विष बोलेंगे। रीड कर लो, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना, खाली रीड करना अपने को ये सब बातें। उसके बाद हम देख रहे हैं, है ना, विष की उत्पत्ति, शारंगर के अनुसार हम खुद में जाएंगे, विष की उत्पत्ति का स्टोरी सुन लो खाली, है ना, कि जब देव और देवता और मतलब जो आसुर वगैरह समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्ति के लिए, तो उसमें से मतलब एक भयावह पुरुष प्रकट हुआ था, है ना, जिसको देखकर लोग डरने लगे। लोग डरने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको मतलब जो भी भयावह जो पुरुष प्रकट हुआ था उसको स्थावर और जांगम योनि में डिवाइड करके उन्होंने ये कर दिया, उसको विष बना दिया। ठीक है, रीड कर लो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे सुश्रुत में भी अपने को स्टोरी मिलती है, सुश्रुत में स्टोरी मिलती है कैटब नामक राक्षस, कि कैटब नामक राक्षस आया था, सभी को मार रहा था, है ना। फिर ब्रह्मा जी ने मतलब सब ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी के मतलब मुख से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध ने कैटब नामक राक्षस को मारा। ओके, फिर वो क्रोध से बाकी लोग डरने लगे, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, क्रोध को मतलब स्थावर और जांगम इसमें डिवाइड करके विष की उत्पत्ति करते हैं, है ना। जैसे हम बालक वीरभद्र देखते हैं, बालक वीरभद्र की स्टोरी कौन से डिजीज में आती है, ज्वर ज्वर में, है ना। तो वैसे यहाँ पर कैटब नामक राक्षस था, कैटब नामक राक्षस को मारने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से क्रोध की उत्पत्ति हुई थी। वो क्रोध ने कैटब को तो मार दिया, बट कैटब को मारने के बाद बाकी लोग क्रोध से मतलब डरने लगे थे, तो ब्रह्मा जी ने क्रोध को ही मतलब स्थावर और जांगम योनि में स्थापित कर दिया, है ना। रीड कर लेना, कोई नहीं। बाकी वाग्भट ने चरक की समान स्टोरी बताई है। ओके, देन वी आर सीइंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। वी नो कोई भी सब्सटेंस जो हार्मफुल इफेक्ट करेगा, डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है,
या डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर डेथ कर रहा है 3D, है ना, उसको हम पॉइजन करके बोलेंगे, रीड कर लेना। विष के पर्याय श्वेड, गरल, ये याद रखोगे, है ना। ये क्या है, विष के पर्याय श्वेड और गरल, बाकी करने की जरूरत नहीं है, गर गद एंड ऑल दैट, श्वेड और गरल याद रखो यहाँ पर। उसके बाद विष के गुण, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यूजी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। आचार्य चरक विष के 10 गुण बताएंगे, आचार्य सुश्रुत भी 10 गुण बताएंगे, जो वाग्भट है 11 गुण बताएंगे, और शारंगधर 8 गुण बताएंगे। तो हम एक आचार्य का रट्टा मारेंगे चरक का, उसके साथ सुश्रुत और वाग्भट का कंपेयर कर लेंगे, और शारंगधर का अलग से रट्टा मारना पड़ेगा अपने को, है ना। चरक सुश्रुत और वाग्भट रिलेटेड है, शारंगधर का अलग से 8 गुण रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। तो 2 श्लोक अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यूजी पीजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आचार्य चरक जब विष के 10 गुण बताते हैं तो बोलते हैं लघु रुक्षम आशु विशदम वैवाहि तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम उत्तम विषम तज्ञ। तो बोले विष के तज्ञ, दैट मीन्स कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट वगैरह ये बताते हैं कि विष के 10 गुण है, कौन से, लघु, रुक्ष, आशु, विशद, वैवाहि, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, अनिर्देश्य रस। अनिर्देश्य रस मतलब जिसका रस अपने को पता नहीं चलता है, दैट इज अव्यक्त रस, है ना। ये चरक ने बोला है। अब सुश्रुत क्या करेंगे यहाँ पर, बाकी 9 गुण तो समान बोलेंगे, अनिर्देश्य रस के बदली अपाकी करके बोलेंगे, ये डिफरेंस अपने को याद रखना है ना। आचार्य चरक और सुश्रुत ने 10 गुण बताए, वाग्भट ने 11 बताए। सुश्रुत ने जब 10 गुण बताए तो लघु रुक्षम आशु विशदम वैवाहि ये सब तो थे, बट रस क्या बताया, अनिर्देश्य रस, दैट इज अव्यक्त रस। बट यहाँ पर सुश्रुत क्या बोल देंगे, इसको अपाकी बोल देंगे, जिसका पाक नहीं होता है करके, ठीक है। अब वाग्भट क्या करेंगे, वाग्भट तो कॉपी पेस्ट बात है ना चरक सुश्रुत का, तो वाग्भट ने 11 बताया गुण, तो उन्होंने चरक का भी लिया और सुश्रुत का भी, मतलब यहाँ पर जो 11वां गुण था मतलब 10वां गुण था, दोनों अलग अलग थे, दोनों को ले लिया, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाग्भट ने अनिर्देश्य रस भी बताया और अपाकी भी बताया। अनिर्देश्य रस अपने चरक बता रहे थे, अपाकी अपने सुश्रुत बता रहे थे, तो इसके लिए वाग्भट के अनुसार गुण कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। चरक के अनुसार 10, सुश्रुत के अनुसार 10, वाग्भट के अनुसार 11 गुण। चरक ने अनिर्देश्य निर्देश्य रस बताया था, सुश्रुत ने अपाकी करके बताया, वाग्भट ने दोनों को काउंट कर लिया, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, शारंगधर का जो 8 गुण है वो लिखोगे, है ना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल शारंगधर के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, चरक सुश्रुत हो गए पुराने, उनके गुण के ऊपर नहीं बनेंगे, गुण की वजह से क्या कर्म होता है वहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। शारंगधर ने 8 गुण कौन से बताए, तो देखो 2 गुण तो विश्व में कॉमन है ना, 2 या 3 गुण वीकेंड से जो विश्व में होते ही होते हैं। एक सूक्ष्म होता है विष, है ना, जिसकी वजह से सभी स्रोतों से में वगैरह प्रवेश करता है, ऑल अलग अलग कर्म देखेंगे, आप सुन लो। वैवाही, विकासी, दिस आर कॉमन गुण जो हर विश्व में मतलब ऑलमोस्ट होता है, वैवाही होता है, विकासी होता है, सूक्ष्म होता है, ये तो 3 आने ही थे। बाकी रट्टा मारेंगे हम, छेदी जो छेदन करता है, ओके, स्क्रैपिंग वगैरह करेगा, दोष वगैरह को बाहर निकालेगा एंड ऑल दैट। मदावहम जो नशा उत्पन्न करता है ना। आग्नेय उष्ण गुणात्मक होता है तो आग्नेय, और जीवन का नाश करने वाला है, मतलब प्राण नाशक है तो जीवित हर करके बोला है। योग वाही करके ही बोला है कि जो अपने गुणों को तो छोड़ता नहीं है, बट जिस भी गुणों मतलब द्रव्य के साथ मिक्स होता है उनके गुणों को भी लेके जाता है। जैसे हम देखते हैं वात पित्त कफ में योग वाही कौन है, बात वात। बात हम देखते हैं कि योग वाही परम वायु संयोगात उभयार्थ कृत करके, ओके, कि वायु जो होता है योग वाही होता है, तो वैसे जो विष भी है वो भी योग वाही है, ओके। तो विष के यहाँ पर 8 गुण बताया शारंगधर ने, विचार वेरी इंपॉर्टेंट, वैवाही, विकासी, सूक्ष्म, छेदी, मदावहम, आग्नेयम, जीवितरम, योगवाही। कभी आ जाएगा कि मतलब आग्नेयम, जीवितरम, योगवाही, ये विष के गुण किसने बताए, चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, शारंगधर ने, तो हमने कि शारंगधर ने बताया हुआ है करके, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करोगे। चरक के गुण भी हमने देख लिया, सुश्रुत के अनुसार भी गुण देख लिए, वाग्भट के अनुसार भी हो गए, शारंगधर के अनुसार भी हो गए, ओके। अब उसके बाद हम जब मध्य के गुण देखते हैं तो विष के गुण और मध्य के गुण भी सेम है, सिमिलर है, वी कैन से, एक डिफरेंस है। जैसे विष के गुण में चरक ने अनिर्देश्य रस बताया था कि जिसका अव्यक्त रस होता है वह अपने को रस पता नहीं चलता है, वैसे उन्होंने जो मध्य है, मध्य का रस क्या बताया, अम्ल रस बताया। मध्य इस पंच रसात्मक, बट मध्य में प्रधान रस कौन सा है, अम्ल रस है ना। तो ये डिफरेंस है अपने विष के और मध्य के गुण में। चरक के अनुसार विष भी 10 गुण, मध्य भी 10 गुण, बट चरक के विष के 10 गुण में अनिर्देश्य रस आता है, बट मध्य के गुण में रस फिक्स है, कौन सा रस है, अम्ल रस प्रधान है ना।
और अगर हम देखते हैं कि जो विष और मद्य के जो गुण है वो ओज के गुण के विपरीत है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना है। ओके, कि विष के गुण और मद्य के गुण जो है दे आर सिमिलर। एक खाली डिफरेंस है, अनिर्देश्य रस आएगा विष के गुण में, मद्य के गुण में अम्ल रस आएगा। ओके, बट ओज के गुण से तो विपरीत है। अब जो सिंपल सिंपल है वो तो हम रीड कर लेंगे, है ना। ओज गुरु होता है तो विष लघु है, मध्य लघु है। मध्य का करने की जरूरत नहीं, सेम बात है। विष के बारे में ध्यान रखो यहाँ पर। ओज गुरु है तो विष लघु है। ओज स्निग्ध है, विष कैसा है, रुक्ष है। ओके, ओज इज शीत, विष उष्ण, तभी तो हम विष में हमेशा शीत, प्रायः मोस्टली शीत चिकित्सा करते हैं, है ना। विष उष्ण है। ओज कैसा है, मृदु है। विष कैसा है, तीक्ष्ण है। तो यहाँ तो सब बच्चों वाली बात है, एक यूजी के फर्स्ट ईयर वाली बात है। बहल, बहल मतलब थिक, सांद्र, है ना। और ओज कैसा होता है, सॉरी, विष कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। ओज कैसा है, बहल है, थिक है, सांद्र है ना। और विष कैसा है, सूक्ष्म है। आगे के इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ओज कैसा है, प्रसाद, प्रसन्न गुण वाला है। ओके, विष कैसा है, आशु है। यहाँ पर अपोजिट है, आ जाएगा कि विष के आशु गुण ओज के कौन से गुण का नाश करते हैं, प्रसाद का, श्लक्ष्ण का, स्थिर का, पिच्छिल का, स्निग्ध का, ऐसे गुण भी आ जाएगा। तो अब बोलेंगे ओज इस प्रसन्न, है ना, प्रसाद गुणात्मक। विष कैसा है, आशु गुणात्मक है, दैट इज अपोजिट। ये तो बच्चों वाली बात है। फिर भी वैवाही मतलब क्या होता है, जिसको जो पाक की अपेक्षा नहीं करता और शरीर में शीघ्र फैलता है ना, दैट इज वैवाही, शीघ्र फैलने वाला। ओके, तो ओज स्थिर, ओज एक जगह पर स्थिर है, स्टेबल है। और विष कैसा है, शीघ्र फैलने वाला है। तो डेफिनेटली ये अपोजिट है कि विष का जो वैवाही गुण है वो ओज के स्थिर गुण का नाश करेगा, है ना। आगे श्लक्ष्ण का अपोजिट नॉर्मली क्या होता है, एनीवन, गुरुवादी गुण में द्वंद्व गुण में पिच्छिल। श्लक्ष्ण का पिच्छिल होता है, खर खर होता है। श्लक्ष्ण का खर होता है, विशद का पिच्छिल होता है ना। तो विशद और पिच्छिल ये तो डायरेक्ट अपोजिट है, तो या तो करने की जरूरत ही नहीं ना, ये बच्चों वाली बात हो गई। श्लक्ष्ण का याद रखोगे, विकासी। विष के गुण में खर गुण नहीं है ना। विष के गुण में और मध्य के गुण में विकासी गुण है। तो विकासी श्लक्ष्ण का अपोजिट, यहाँ पर अपने को अलग बात मिल रही है ना। आप प्रसाद का करोगे आशु, श्लक्ष्ण का करोगे विकासी, स्थिर का करोगे वैवाही। बाकी एकदम बच्चों वाली बात है, बाकी कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। गुरु का अपोजिट लघु, स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष, शीत का अपोजिट उष्ण, मृदु का अपोजिट तीक्ष्ण, बल स्थिक, है ना, सांद्र। विष क्या है, सूक्ष्म है करके, है ना। पिच्छिल का अपोजिट विशद। ओज कैसा है, मधुर रसात्मक है। विष कैसा है, अनिर्देश्य रस वाला है। तो ये सब ठीक है ना। ये तीन के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और ये तीन में हम कंफ्यूज होने के चांसेस है। तो ये तीन आप रटोगे ठीक तरह से, है ना। ओजिस प्रसन्न या प्रसाद गुणात्मक, विष का गुण क्या है, आशु। ओजिस स्थिर गुणात्मक, विष इस वैवाही, वैवाही मतलब फैलने वाला, जो पाक की अपेक्षा नहीं कर रहा है, शीघ्र अपने शरीर में फैल रहा है। ओज कैसा, स्थिर है। ओके, ओजिस लक्षण, और विष कैसा है, विकासी है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये तीन के पर, बाकी भी याद रखो नो डाउट, बट ये तीन के पर कंफ्यूज होने के चांसेस है, क्वेश्चन वहां पर बनेगा। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं जो विष के कौन से 10 गुण है, इसकी वजह से अपने शरीर में वो एक्शन क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा गलत है, तो मैंने संहिता का डायरेक्ट अपना जो नोट्स है वैसे मतलब निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सुश्रुत और चरक दोनों का मतलब देखेंगे, पहले एक एक देखेंगे। पहले हम सुश्रुत का मत देख रहे हैं कि जो विष के 10 गुण है ये अपने शरीर में क्या करेंगे करके, है ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा, और क्वेश्चंस बहुत कॉमनली बनते हैं, है ना। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तुम्हारे हर बुक में गलत दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, गलत ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, संहिता से कंपेयर करके ही गलत बोलूंगा, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भरोसा रखो। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो विष के 10 गुण है, वी नो ना, लघु रुक्ष एंड ऑल दैट। तो हम देख रहे हैं रुक्ष गुण क्या कर रहा है, वात प्रकोप। पहले हम सुश्रुत का मत देख लेंगे, चरक का बाद में कंपेयर करेंगे, है ना, एक एक करेंगे पहले। तो सुश्रुत बोलते हैं कि जो रुक्ष गुण है ये क्या करेगा, तो वात का प्रकोप करेगा। बच्चों वाली बात, बट स्टिल, है ना। आप बोलोगे लघु भी तो वात का प्रकोप करता है, तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार विष के कौन से गुण के कारण वात प्रकोप होता है, लघु, रुक्ष, वैवाही, ऑल ऑफ द अबव। तो वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहां पर आप तो उपदेश को फॉलो करना है कि भाई सुश्रुत ने क्या बोला। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई लघु भी तो वात प्रकोप करता है, आपका लॉजिक सही होगा, बट गोइंग बाय सही था, आपका आंसर गलत होगा। तो वहां पर आपके लॉजिक्स का कोई मार्क नहीं देने वाला, आपके आंसर का मार्क देने वाला है। तो अपने को आप तो उपदेश याद रखना है यहाँ पर, है ना, कि सुश्रुत ने क्या बोला है। ओके, तो सुश्रुत बोलते हैं रुक्ष जो गुण होता है वो वात का प्रकोप करता है। उष्ण गुण को उन्होंने बोला है पित्त का भी प्रकोप करेगा और रक्त का भी प्रकोप करेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। उष्ण पित्त का प्रकोप करेगा, पित्त रक्त का आश्रय संबंध,
तो रक्त का ही प्रकोप कर रहा है, शुश्रुत का मत, चरक नहीं, है ना। फिर क्या बोले, तीक्ष्ण क्या करेगा, बुद्धि मोह, एक तो बुद्धि में मोह डेट इज कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा। मर्म बंध छिन्नति, मर्म बंध, यहाँ पर मर्म मतलब हृदय वाले मर्म की बात कर रहे हैं, कि हृदय के बंध का छेदन करेगा, उसको काटेगा फाड़ेगा, क्योंकि तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मतलब विविध से शार्प है, तो क्या करे, छिन्नति, कि जो भी बंध है उसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है ना। तो रुक्ष होने की वजह से वात का प्रकोप, उष्ण होने की वजह से पित्त और रक्त का प्रकोप, तीक्ष्ण होने की वजह से बुद्धि में मोह उत्पन्न कर रहा है और मर्मों के बंधन का छेदन कर रहा है। सूक्ष्म होने की वजह से सिंपल सी बात है, शरीर के अवयव में प्रवेश करेगा, है ना। सूक्ष्म होता है, वो क्या कहते हैं, विवर्ण्य शक्ति होती है सूक्ष्म में, स्रोतस को डायलेट करने वाले उनमें प्रवेश करने की शक्ति होती है, जो सूक्ष्म गुणात्मक होता है ना। तो सूक्ष्म होने की वजह से विष क्या करेगा, शरीर में, शरीर के अवयव में प्रवेश कर रहा है और उनमें विकारों की उत्पत्ति कर रहा है। तो कभी आ गया कि अवयव में विकार कौन से गुण की वजह से होगा विष के, तो बोलेंगे सूक्ष्म गुण की वजह से होगा, क्योंकि सूक्ष्म गुण की वजह से ही वो अपने ऑर्गन्स वगैरह में, अपने स्रोतस वगैरह में प्रवेश कर रहा है ना, और जिसकी वजह से विकारों की उत्पत्ति कर रहा है। आशु, आशु गुणात्मक होने की वजह से आशु अंति, शीघ्र ही मतलब क्या करेगा, मारक होगा। आशु देखो, सूक्ष्म होने की वजह से शरीर के अवयव में प्रवेश कर रहा था, विकारों की उत्पत्ति कर रहा था। आशु होने की वजह से आशु हंति, शीघ्र ही मारक है। वेवाई बोले प्रकृति भजेत, कि अपने शरीर में व्याप्त होगा। हिंदी ट्रांसलेशन, श्लोक का वर्ड आएगा वहां पर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, डैश प्रकृति भजेत, ओके, कि अपने शरीर में मतलब फैलने वाला, व्याप्त होने वाला, किसके वजह से, तो बोलेंगे वैवाहिक गुण की वजह से। वी नो वैवाहिक गुण क्या होता है, जो पाक की अपेक्षा नहीं करता है, पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम तथा पाकम च गच्छति, पहले पूरे शरीर में फैल जाता है, उसके बाद पाक होता है, दैट इज ऑल ओके, बट वी शुड नो वैवाहिक गुणात्मक जो विष है, प्रकृति भजेत, कि शरीर में फैलेगा, वो व्याप्त होगा, है ना। विकासी के लिए क्या बोला है, दोष धातु मल का शपन करेंगे, दैट इज दोष धातु और मल का ये क्या करेंगे, नाश करेंगे। पहले मेरे को बता, विकासी ओज के कौन से गुण के अपोजिट था, पिछल सूक्ष्म श्लेष्मण सूक्ष्म लक्षण श्लक्षणा, है ना, लक्षण श्लक्षणा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विकासी होने की वजह से क्या कर रहा है, ये दोष धातु और मल का क्या कर रहा है, शपन कर रहा है, मतलब नाश कर रहा है यहाँ पर, ओके। विशद देखो, पिछिल होता है तो चिपकता है, तो जब विशद होगा तो चिपकने नहीं देगा, तो कोई अपने शरीर के एक स्थान में वो स्थिर नहीं रहेगा। अतिरिचेत, ये मतलब मूवमेंट करते जा रहा है, कोई एक स्थान में स्थिर नहीं रह रहा है वो, है ना। देखो पिछिल होगा, सीधी बात है, पिछिल मतलब चिपचिपा, तो अगर पिछिल गुणात्मक का होगा तो अपने शरीर में मतलब चिपकेगा, बट ये विशद गुणात्मक है ना, विष तो विशद होने की वजह से कहीं भी शरीर में रुकेगा नहीं, वो स्थिर नहीं होगा, चिपकेगा नहीं, मूवमेंट करते रहेगा, है ना। तो अतिरिचेत करके बोला है, कि शरीर में कहीं पर भी चिपकने नहीं वाला और मूवमेंट करने वाला, ओके। उसके बाद लघु होने की वजह से दुष्चिकित्से, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन बना है, कि कौन से गुण की वजह से जो विष होता है, दुष्चिकित्से होता है, दुरुपक्रम होता है, तो अब बोलेंगे लघु गुणात्मक होने की वजह से दुष्चिकित्से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। लघु के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सभी पढ़ोगे आप, नो डाउट, बट लघु के ऊपर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कि कौन से गुण की वजह से दुष्चिकित्से, तो अब बोलेंगे लघु गुण की वजह से। यूजी पीजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे भी एमसीक्यूज बनने वाले यूजी में भी, है ना। आचार्य सुश्रुत ने तो अपाकी बोला था, चरक ने तो अव्यक्त या अनिर्देश्य रस करके बोला था, है ना। तो बोले अपाकी होने की वजह से दुर्हरा, सीधी बात है, जब पाक ही नहीं होगा, ओके, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा, तब मतलब बाहर कैसे निकलेगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, है ना। तो जब पाक ही नहीं हो रहा है तो बोले दुर्हरम, इसको हम बाहर निकाल भी नहीं पा रहे, इसका नाश भी नहीं कर पा रहे, अपाकी, क्योंकि पाक ही नहीं हो रहा है। जब हम पाक करेंगे तभी तो मतलब उसको अलग फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको मतलब बॉडी के बाहर वगैरह निकाल रहे हैं, तो ये अपाकी है, तो अपाकी होने की वजह से दुर्हरम, है ना। तो ये सुश्रुत के हो गए, कि 10 गुण तो चलो कॉमन है, अपाकी का अनिर्देश्य रस हो रहा है, बट सुश्रुत के अनुसार हमने अपने शरीर में देख लिया कि क्या एक्शन हो रहा है करके। अब हम चरक से कंपेयर करेंगे। रुक्ष की वजह से सुश्रुत ने बोला वात प्रकोप, चरक ने भी बोला वात प्रकोप, ठीक है ना। उष्ण होने की वजह से सुश्रुत ने बोला पित्त और रक्त का प्रकोप, चरक ने बोला केवल पित्त का प्रकोप, तो रक्त का प्रकोप कहा गया सूक्ष्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार उष्ण होने की वजह से पित्त और रक्त का प्रकोप कर रहा था, आचार्य चरक के अनुसार उष्ण होने की वजह से पित्त का प्रकोप कर रहा है, और सूक्ष्म होने की वजह से रक्त का प्रकोप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तीक्ष्ण होने की वजह से मर्मग्न, ये तो सुश्रुत ने ही बताया था, कि मर्म के बंधनों का छेदन कर रहा था, काट फाट रहा था, डिस्ट्रक्शन कर रहा था, है ना। तो चरक भी बोल रहे हैं मर्मग्न, कि मर्म का नाश कर रहा है, डैट इज अपने हृदय का नाश कर रहा है,
तो एक ही बात है ना, मर्मबद्ध छिन्नति या मर्मग्ना, एक ही बात हो गई, कोई अलग नहीं हो गया। आशु और वैवाहिका एक साथ बताया उन्होंने, है ना। तो बोले आशु और वैवाही होने की वजह से शीघ्र व्याप्नोति केवलम देहम, कि अपने शरीर में शीघ्र ही ये व्याप्त होगा, फैलेगा, है ना। आशु और वैवाही का चरक ने एक साथ बता दिया, तो ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बोले आशु और वैवाही होने की वजह से शरीर में शीघ्र ही फैल रहा है, विकासी होने की वजह से प्राणों का नाश कर रहा है। सीधी बात है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, दोष धातु मल मूल ही अगर अपने शरीर है, तो जब दोष धातु मल का शपन कर रहा था सुश्रुत के अनुसार कि नाश कर रहा था, तो ये प्राणों का भी नाश करेगा। सिंपल सी बात है। विकासी सुश्रुत के अनुसार बता रहे थे, सुश्रुत बता रहे थे दोष धातु मलों का शपन कर रहा था, है ना, नाश कर रहा था। वैसे शपन, शोषण, शमन, ये चिकित्सा किसके देख चुके हैं हम? उरुस्तम। वेरी गुड, उरुस्तम की चिकित्सा में हम देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शपन, विकासी, जो दोष धातु मल का शपन कर रहा था सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार क्या कर रहा है, प्राणों का नाश कर रहा है। सीधी बात है, दोष धातु मल सभी का नाश हो गया, तो कहाँ से अपने प्राण बचेगा, तो प्राणों का नाश हो गया। वर्ड का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। विशद, सुश्रुत ने बोला था अतिरिचेत, कहीं नहीं चिपक रहा है, चलते जा रहा है। चरक नहीं बोला, बट चरक का वर्ड इज वेरी सिंपल, असक्त गति दोषम। सख्त मतलब जमना, कहीं पर चिपकना, असक्त मतलब नहीं जम रहा है ना। तो बोले जो दोष है, गति करते जा रही है, कहीं पर चिपक नहीं रही है ना। क्योंकि विशद इस पिच्छिल का अपोजिट, पिच्छिल होगा, चिपचिपा होगा तो चिपकेगा, चिपचिपा चिपकेगा, है ना। विशद की वजह से विशद इस पिच्छिल का अपोजिट, तो चिपकेगा नहीं। तो सुशद ने बोला था अतिरिचेत, चरक ने बोल दिया असक्त गति दोषम, कि जहां पर दोषों की गति कैसे होगी, असक्त, कहीं पर रुक नहीं रही है, चलते जा रही है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं सुश्रुत ने बोला था लघु को दुष्चिकित्सा, चरक ने बोल दिया दुरुपक्रम, है ना। सुश्रुत ने अपाकी बोला था कि पाक नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा तो दुर्हरम। चरक ने तो अव्यक्त अनिर्देश रस बोला था ना, बोले उसकी वजह से कफ का प्रकोप होगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम सोचते हैं मधुरस कफ का प्रकोप, हम लोग का कफ का प्रकोप है, ऑल दैट, है ना। चरक ने यहाँ पर बोला है अव्यक्त रस की वजह से कफ का प्रकोप होगा, अन्न रस में शीघ्र ही अनुवर्तन होगा, है ना। अन्न रस में शीघ्र ही मतलब ये मिल जाएगा और उसके साथ घूमेगा, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्या एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट है, बट दो तीन हैं जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से गुण की वजह से कफ का प्रकोप हो रहा है, तो आप बोलोगे अव्यक्त रस की वजह से। रक्त का प्रकोप किसकी वजह से हो रहा है, चरक के अनुसार बोलो, रक्त का प्रकोप सूक्ष्म होने, सूक्ष्म। सूक्ष्म होने की वजह से। तो दिस इज वेरी कॉमन, लघु वाला इज वेरी कॉमन, दुष्चिकित्सा दुरुपक्रम, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह बने हुए है ना। तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करोगे यहाँ पर, जहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे मैक्स चांसेस, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं विष की गति। अब विष की गति तुम लोग संहिता में पढ़ोगे तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी मिलेगा, हम सिंपल रखेंगे, है ना। चरक का मत क्या है विष की गति में, तो बोले जांकमम स्यात् अधोभागम ऊर्ध्वभागम तो मूलजम। आचार्य चरक स्थावर विष को मूल विष करके बोलते हैं, है ना। स्थावर विष इज अपना प्लांट बेस, है ना। तो प्लांट बेस में वो बोलते हैं कि मूल इस प्रधान, है ना, कि मोस्टली जो प्लांट बेस्ड विष होते हैं वो मूल विष होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने स्थावर विष के लिए मूल विष करके वर्ड यूज करते हैं, ओके। अब प्लांट, एक प्लांट जब आप लगा रहे हो तो उसकी गति कैसे होगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, प्लांट की गति नीचे से नीचे ऊपर। नीचे से नीचे से ऊपर। ऊपर, सिंपल सी बात है ना। एक प्लांट लगा लिया है, बीज लगा दिया, तो नीचे से ऊपर की हो जाएगा, बस इतना बात ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मूलजम विष, दैट इज मूलज विष, स्थावर विष, इसकी गति कैसे, ऊर्ध्व भागम, ऊपर की ओर गति है, ठीक है। और जो जांगम विष है, जांगम विष इज अपना एनिमल बेस, दैट इज सर्प, दंश, स्कॉर्पियन का स्टिंग हो गया, स्पाइडर का बाइट हो गया, कुछ भी हो गया, इसकी गति क्या है, अधोगति, है ना। तो आपको खाली एक याद रखना है, बाकी तो उल्टा है, सिंपल सी बात है। मूलज विष स्थावर विष, प्लांट बेस, प्लांट नीचे से ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली इनकी गति कैसी है, ऊर्ध्व गति है। और जांगम विष है, अधोगति है। ये हो गया चरक का मत। बट चरक एक टीकाकार था अपने, गंगाधर राय, कौन सी टीका थी इनकी, गंगा जल कल्पतरु। जल्प कल्पतरु, है ना, जल्प कल्पतरु हमने याद रखा था, गंगा जल, तो गंगाधर राय की टीका है जल्प कल्पतरु। तो गंगाधर राय क्या बोलते हैं यहाँ पर, अपोजिट कर देते हैं, बोलते हैं जांगम विष की ऊर्ध्व गति और जो मूल विष है दैट इज स्थावर विष है उसकी अधोगति, दोनों को अपोजिट कर देते हैं। तो इसके लिए जब आप संहिता में पढ़ोगे श्लोक तो ये मिलेगा, ट्रांसलेशन गंगाधर राय का मिलेगा, है ना। तो आप खाली इतना याद रखोगे, चरक का याद रखोगे, सिंपल ट्रिक अपना कि स्थावर विष है, मूलज विष है, ये ऊर्ध्व गति कर रहा है ऊपर, तो डेफिनेटली जांगम विष की क्या हो गई, अपनी अधोगति हो गई। ये हो गया चरक का मत।
फिर बाद में गंगाधर राय के मत में आप उल्टा कर दोगे, है ना, कि जांगम विष की ऊर्ध्व गति और जो स्थावर विष है उसकी अधोगति। इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। आगे आ जाओ। उसके बाद हम देख रहे हैं विष का वर्गीकरण कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने विष कितने कितने प्रकार के बताए। ओके, तो चरक, सुश्रुत दो दो प्रकार के, स्थावर विष दैट इज अपना प्लांट बेस, है ना, प्लांट बेस तो आएंगे, उसमें अपने खनिज धातु वितु भी आ जाएंगे। जांगम विष दैट इज अपने एनिमल बेस्ड। ओके, उसके बाद वाग्भट क्या कहते हैं, वाग्भट तीन नहीं बताते, वाग्भट दो बताते हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम। कृत्रिम इज अपना आर्टिफिशियल, अकृत्रिम इज अपना नेचुरल, है ना। तो एक तो कृत्रिम है दैट इज आर्टिफिशियल, जिसमें गर विष वगैरह आ जाएगा, जहां पर हम दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाकर विष बना रहे, वो कृत्रिम विष में आ जाएगा। अकृत्रिम मतलब नेचुरल, सिंपल सी बात है ना, जो प्लांट बेस है दे आर नेचुरल, एनिमल बेस है दे आर नेचुरल, है ना। तो वाग्भट दो प्रकार के बताते हैं, कृत्रिम, अकृत्रिम, और फिर कृत्रिम के फिर दो प्रकार बताते हैं, स्थावर और जांगम कर देते हैं, है ना। काश्यप क्या करे, काश्यप ने स्थावर रखा है, जांगम रखा है, कृत्रिम को संयोगज विष बोला है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखो इन्होंने स्थावर विष में प्लांट बेस तो ले लिया, खनिज मतलब धातु वाले भी ले लिया अपने, है ना, वो भी आ गए अपने, कि जो मर्क्यूरी वगैरह होगी उसकी टॉक्सिसिटी, लेड की टॉक्सिसिटी, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी, ये सब स्थावर विष में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। जांगम इज टिपिकली अपना एनिमल बेस। अब काश्यप की जो गर विष और दूसरी विष की मतलब जो डेफिनेशन है वो चरक से अलग है। चरक की डेफिनेशन मैंने पहले ही बोला था, गर विष इज संयोगज विष, जहां पर दो या दो से अधिक द्रव्य को मिला रहे जिसकी वजह से विषाक्तता आ रही है, दैट इज गर विष। दूसरी विष ऐसे विष कि जिसका मतलब कोई भी कारण से जिसकी विषाक्तता कम हो गई है, धूप की वजह से, धूल की वजह से, वायु की वजह से, बारिश की वजह से, या नेचुरली उनकी मतलब पॉइजनिंग जो वी कैन से पोटेंसी वगैरह थी कम थी, उसको हम दूसरी विष बोलेंगे, है ना। वो चरक का मत था, काश्यप का मत नहीं है। काश्यप क्या बोलते हैं, काश्यप बोलते हैं गर विष मतलब विष रहित द्रव्यों के संयोग से। अब फॉर एग्जाम्पल मधु, मधु इज नॉट विषारी सिंगल लेने पर, घृत इज नॉट विषारी सिंगल लेने पर, है ना, बट इन दोनों को अगर जब हम एक साथ मिला देंगे तो विषारी हो जाएंगे, दैट इज विष रहित द्रव्यों के संयोग की वजह से गर विष। आर्तो विष नहीं है, खाना विष नहीं है, आर्तो जब हम खाने में डाल रहे तो विषारी हो गया, तो दैट इज गर विष, है ना। तो विष रहित द्रव्य के संयोग से अगर विष हो रहा है तो उसको गर विष बोल रहे हैं, और विष युक्त द्रव्य के संयोग से जो हो रहा है दैट इज दूषित विष। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने वत्सनाप और भंगा ये मिला दिया, आपने भंगा अहिफेन मिला दिया, है ना, तो दैट इज विष युक्त द्रव्य के संयोग से उसको दूषित विष बोलेंगे, और विष रहित द्रव्यों के संयोग से जो विष हो रहा है उसको गर विष बोलेंगे। ये काश्यप का मत है, चरक का, सुश्रुत का मत नहीं। चरक का मत हमने क्या देखा कि द्रव्यों के संयोग से, दो या दो से अधिक द्रव्यों के संयोग से अगर विष हो रहा है तो गर विष, और जिसकी विषाक्तता कम हो गई है फॉर एनी रीजन दैट इज दूषित विष, है ना। तो वो चरक का मत और काश्यप का मत में अपने को गर विष और दूषित विष की डेफिनेशन वी शुड नो, है ना, डिफरेंस क्या है करके। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं स्थावर विष, है ना, चरक बता रहे मूलजानी स्थिरानी च, तो बोले जो मूलज विष दैट इज अपने स्थावर विष। स्थावर विष को उन्होंने मूलज विष क्यों बोला है, वापस बोलो, स्थावर विष इज अपना एनिमल प्लांट बेस नो डाउट, बट वहां पर बोलते हैं मोस्टली जो चक्रपाणी बोलते हैं एक्चुअली, मोस्टली मूल जो होते हैं वो विषारी होते हैं, तो बोले इसके लिए इसको मूलज विष करके बोलते हैं। अब बोले स्थिरानी जो स्थिर जमीन पर पड़े रहते हैं, है ना, तो प्लांट भी है, खनिज वगैरह भी है, तो इसके लिए मूलजानी स्थिरानी च करके बोला है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, खाली सुन लो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला जैसे वनस्पतिक विष, अर्क, धतूर, अहिफेन, वत्सनाभ, कुचला, ये कहीं मूवमेंट करने वाले क्या नहीं, एक जगह स्थिर है। वैसे अपने जो खनिज धातु विष है, पारद, वंग, नाग, संकेस, आर्सेनिक, ये भी एक जगह पर स्थिर है, तो बोले मूलजानी स्थिरानी च, ये अपने आ गए स्थावर विष में, है ना। स्थावर विष की कुछ लोग बोलते हैं कि चरक ने संख्या कितनी बताई है करके, है ना, 21 करके बोलते हैं, बट चरक संख्या 21 नहीं बताते, चरक 21 के बाद आदि वर्ड यूज कर देते हैं, है ना। बट फिर भी अगर एक ऑप्शन चूज करना है, कभी गलती से आ गया कि चरक ने कितने स्थावर विष का वर्णन किया है, 16, 23, 10, है ना, 21, 55, ऐसे कोई भी चार ऑप्शन आ गए तो वहां पर हम 21 लगा दोगे। सुश्रुत 55 बताते हैं, सुश्रुत में कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, सुश्रुत सीधा सीधा काउंट करवाते 55, चरक 21 बताने के बाद आदि वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखना। बट फिर भी कभी गलती से आ गया कि चरक ने कितने स्थावर विषयों का वर्णन किया है, तो हम बोलेंगे 21, और सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 55, संख्या बोलो, अधिष्ठान नहीं, है ना। जांगम विष तो वी नो दंष्ट्रा उत्तम जंगमम मतम, है ना, तो बोले जो बाइट करते हैं दैट इज जांगम विष।
अब खाली बाइट करने वाले होते हैं कि एनिमल्स? नहीं, एनिमल्स स्टिंग भी करते हैं। एनिमल्स अपने दृष्टि से, निश्वास से ऐसे भी विषारी है। एनिमल्स की जो मूत्र है, पुरुष है, शुक्र है, वो भी विषारी है। एनिमल्स के जो स्पर्श है, तुंड है, अस्थि है, वो भी विषारी है ना। बट मोस्टली अपने जो सर्प बाइट देखे जाते हैं ना, स्नेक बाइट देखे जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने जांगम विष को दंष्ट्रा उत्तम करके बोला है कि बाइट की वजह से होने वाला, बाइट की वजह से मोस्टली होने वाला, ऐसे नहीं कि सभी बाइट की वजह से हो रहे हैं, बट मोस्टली बाइट की वजह से। तो इसके लिए जांगम विष को दंष्ट्रा उत्तम बोला है। जैसे स्थावर विष को मूलजम बोला था क्योंकि मोस्टली मूल मिल रहे थे, वैसे ही जो जांगम विष है उसको दंष्ट्रा उत्तम करके बोला है कि बाइट से हो रहा है क्योंकि मोस्टली बाइट से होते हैं। ऐसे खाली सुन लो, कोई खास नहीं है वहां पर। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइनली गर विष की डेफिनेशन चरक के अनुसार जो हम डिस्कस कर चुके हैं। बोले गर संयोगजम च अन्यद गर संयम गद प्रदम, है ना। तो बोले गर इज संयोगज विष, जहाँ पर दो या दो से अधिक द्रव्य को हम मिला रहे हैं, दैट इज संयोगज विष। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन मल्टीपल टाइम्स आया रेफरेंस के लिए। रेफरेंस एक होता है चैप्टर का रेफरेंस, एक होता है टॉपिक का रेफरेंस। चैप्टर के रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, टॉपिक के रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। कि कोई भी श्लोक देते कि किसके लिए कहा है करके, कोई श्लोक देके ये पूछ लिया कौन से अध्याय में कहा है, ऐसे चैप्टर ऐसे टॉपिक्स कम आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। बट श्लोक देकर ये पूछे भाई किसके लिए कहा है, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए बन सकता है काल अंतर विपाकी त्वात न तद आशु हरति असून। चरक क्या बता रहे, गर्विश संयोग विश नो डाउट, बट क्या बता रहे काल अंतर विपाकी त्वात, कि इसका पाक होने में समय लगता है, देरी से इनका पाक होता है। जब देरी से पाक होगा तो मृत्यु शीघ्र होगी या देरी से होगी? देरी से। देरी से होगी। तो इसके लिए बोले न तद आशु हरति असून, अपने प्राणों का नाश ये शीघ्र शीघ्र नहीं करेगा, है ना। अपने को श्लोक का संधि विच्छेद करने आना चाहिए वहां पर। ओके, पागलों जैसे रीड नहीं करना है वहां पर। कालांतर विपाकी तो न तद आशु हरति असून हो गया, श्लोक का पूरा हमने लगा दिया, है ना। तो वहां पर अपने को संधि विच्छेद करने आना चाहिए भाई, कहाँ पर अपना श्लोक कट हो रहा है। ओके, कहाँ पर अपने शब्द डिवाइड हो रहे हैं। तो बोले काल अंतर विपाकी त्वात न तद आशु हरति असुना, कि गर्विश कैसे संयोगन विष तो है, बट ये देरी से इनका पाक होता है, तो ये शीघ्र मारक नहीं होंगे। तो ये रेफरेंस बहुत बार आ चुका है। काल अंतर विपाकी त्वात न तद आशु हरति असुन किसके लिए कहा गया है, तो अब लगे गर्विश के लिए कहा गया है, ठीक है। और ये तो हम देख चुके थे, अविष के संयोग से मधु और घृत, या फिर सविष के संयोग से, ये कौन बता रहे थे अपने, काश्यप बता रहे थे। अविष के संयोग या अविष के संयोग को क्या बोला था उन्होंने, गर्विश। 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 और सविष के संयोग को क्या बोला था उन्होंने, दूषित दूषित विष, है ना। ये काश्यप का मत, चरक का मत नहीं, चरक का मत हम देख चुके हैं अभी ऊपर। ओके, अब देख रहे हैं हम चरक का दूषित विष का मीनिंग, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी विषाक्तता कम हो गई है, किस रीजन से, ये हम देख रहे हैं चरक बता रहे हैं। यथ स्थावरम जंगमम कृत्रिमम वा, तो चरक बता रहे स्थावर विष होने दो, जांगम विष होने दो, कृत्रिम विष होने दो, कुछ भी होने दो, देहात अशेषम यथ अनिर्गतम यथ। ओके, अब फॉर एग्जांपल स्थावर विष आपने खा लिया वत्सनाप, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने करवा दिया स्टमक वॉश और निकाल दिया, बट पूरी तरह से नहीं निकला, तो कुछ मात्रा अपने शरीर में पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली उसकी पोटेंसी कम हो गई। तो यहाँ पर वही बात पहले बताइए, देहत अशेषम यत अनिर्गतम यत, है ना। तो बोले जो शरीर से पूरी तरह से नहीं निकला है वो दूषित विष, क्योंकि पूरी तरह से आपने फॉर एग्जाम्पल 100 mg खाया था, 100 mg में से 90-95 निकाल दिया, 5 mg रह गया वहां पर, तो ये दूषित विष होगा क्योंकि विषाक्तता कम हो गई। जीर्णम, जो सड़ गया, द्रव्य उनके लैब में गए, वहां पर वसना पड़ा हुआ था, है ना। कॉलेज चालू हुआ है 2016 में, 10 साल से 9 साल से वहीं वहीं पर पड़ा हुआ है, वो आपने खा लिया, तो डेफिनेटली उसकी पोटेंसी इतनी नहीं होगी क्योंकि पुराना हो गया, ट्राई नहीं करना बट स्टिल। ओके, फिर क्या बता रहे, विषग्न औषधि भी हतम, विषग्न औषध से हत हो गया। फॉर एग्जाम्पल वत्सनाप था, वत्सनाप में आपने मतलब टंकन मिला दिया, टंकन इज एंटीडोट ऑफ वत्सनाप, है ना। तो भी क्या होगी, उसकी विषाक्तता कम हो जाएगी, है ना। तो विषग्न औषध से अगर हत हो गया तो उसकी मतलब विषाक्तता कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर क्या बता रहे, दाव अग्नि वात आतप शोषितम वा, जंगल में आग लग गई थी, या फिर वायु की वजह से या धूप की वजह से अगर वो सूख गया है तो भी डेफिनेटली उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्वभाव तो वह गुण विप्रहीनम, या फिर नेचुरली वो क्या था, उसकी टॉक्सिसिटी कम थी, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, दूषित विष करके बोलेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, दूषित विष मतलब क्या, जहाँ पर टॉक्सिसिटी कम हो गई,
ये स्थावर विष हो सकता है, जांगव विष हो सकता है, कृत्रिम विष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अपने शरीर से पूरी मात्रा में नहीं निकला है तो ये दूषित विष है ना, खा लिया आधा निकल गया, 80-90% निकल गया, कुछ रहेगा, दूषित विष। पुराना हो गया, दूषित विष। विषज्ञ औषध से हत हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई तो दूषित विष। दाव अग्नि से, कि जंगल में आग लग गई, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट में मतलब जंगल आग लग गई है एंड ऑल दैट, उसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई क्योंकि सूख गया। वैसे ही वायु से, धूप से भी सूख गया तो भी टॉक्सिसिटी कम हो गई। या नेचुरली अगर उसकी टॉक्सिसिटी कम है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, दूषित विष बोलेंगे। ये किसका मत, चरक का मत है ना। काश्यप ने क्या बोला था, जो सविष संयोग, विषारी द्रव्य के संयोग को हम दूषित विष बोलेंगे, और जो विषारी द्रव्य का संयोग नहीं होगा उसको गर्विष बोलेंगे। वो काश्यप का मत है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं विष के भेद। विष और उपविष तो है ना। अब विष और उपविष की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर दो मत वेरी इंपॉर्टेंट। एक अपना रस रत्न समुच्चय, जिसके क्वेश्चन कॉमनली आते हैं, और एक अपना रस तरंगिनी। ओके, रस रत्न समुच्चय बोलेंगे 5 and 7, रस तरंगिनी बोलेंगे 9 and 11 है ना। विष उपविष या फिर महाविष उपविष आ गए तो भी चल जाएगा, एक ही बात है ना। तो अपने को ऑड नंबर में खेलना है यहाँ पर। ओके, तो रस तरंगिनी बोलते हैं 5, 7 की 5 विष और 7 उपविष। रस तरंगिनी बोलते हैं 9 विष और 11 उपविष। ओके, तो यहाँ पर आप रस तरंगिनी का श्लोक यूजी लेवल पर कर लो है ना। सेकेंड ईयर में टाइम रहता है अपने पास अच्छा खासा, तो वहां पर आप श्लोक कर सकते हो। ओके, तो पहले रस तरंगिनी का श्लोक देख रहे हम। हालाहल कालकूट शुंगकष्ट प्रदीप्न सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हारिद्र शक्तुका तथा वत्सनाप इति गया विषभेदा अमोनव रसे रसायनादो च वत्सनाभः प्रशस्यते। लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जो हम 9 देख रहे रस तरंगिनी के अनुसार, आज कल अपने को खाली एक ही मिलता है, दैट इज वत्सनाभ मिलता है ना। हालाहल कालकोट श्रृंग प्रदीपन सौराष्ट्र ब्रह्मपुत्र हारिद्र, हारिद्र मतलब हल्दी नहीं है ना। सत्तु वत्सनाभ, सत्तु मतलब जो यहाँ पर जो कि सत्तु नहीं है, सत्तु इज वन ऑफ द विषारी द्रव्य। वत्सनाभ इज द मेन द्रव्य यहाँ पर जो अपने को मिलता है। आगे लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है या फिर रेफरेंस खिला सकता है। रसे रसायन आदो च वत्सनाभः प्रशस्यते, बोले रस रसायन आदि कर्म में, रस मतलब पारद है ना, रसे रसायन आदो कर्म में किसको प्रशस्त माना है, तो बोलेंगे वत्सनाभ को प्रशस्त माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा, कि रसे रसायन आदि कर्म में किसको से विष को प्रशस्त माना है, तो बोलेंगे वत्सनाभ को प्रशस्त माना है। ओके, तो पहले तो संख्या याद रखोगे, रस तरंगिनी 9, 11, रस रत्न समुच्चय 5, 7, विष और उपविष। रस तरंगिनी का पूरा श्लोक पीजी लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, यूजी में आपने कर लिया ठीक है। पीजी में आप याद रखोगे कि वत्सनाभ इस विष है ना, और रस रसायन आदि कर्म में वत्सनाभ को श्रेष्ठ माना हुआ है। ओके, ये हो गया रस तरंगिनी का मत। रस रत्न समुच्चय तो 5 ही बता रहे, कौन से, शुंगक, वत्सनाभ, कालकूट, कृत्रिम और पीत करके इन्होंने 5 बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं उपविष। ओके, उपविष कितने बताया रस तरंगिनी ने, क्या बोला मैंने, 9 और कितने, उपविष कितने, 11 11 11 है ना। तो उपविष तो अपने को मिलते हैं, तो विष तुंदुक इस अपना कुचला, डेट इज कुपिलु। अयीफेन, रेचक, रेचक इस अपना द्रवंती जयपाल। ओके, धत्तुर, विजया, विजय से अपना भंगा, गुंजा, बल्लातक, अर्कशिर, स्नोहिक्षिर, लांगली, करवीर है ना, सभी मिलते हैं अपने को। ओके, जो भी अपने को विष के नाम याद आ रहे वत्सनाभ छोड़कर, वो सभी उपविष में आ जाएंगे रस तरंगिनी है ना। कुपिलु, अयीफेन, धत्तुर, गुंजा, जयपाल, भंगा, अर्कशीर, स्नोहिक्षीर, लांगली, करवीर, जितने भी तुम लोग ने देखे विष वो सभी उपविष है अपने। ठीक है, खाली वत्सनाभ एक जो है विष में आएगा, बाकी जितने भी तुम लोग ने विष देखे वो सभी उपविष है। तो ये हो गया मत रस तरंगिनी का। रस रत्न समुच्चय तो 7 ही बता रहे थे, 5 and 7 बोला था उन्होंने ना, विष उपविष। तो विष वॉज 5, वो तो देख चुके, अब उपविष देख रहे 7 माने, कौन से, कुपिलु, धत्तुर, विजया डेट इज भंगा एक्चुअली, अर्कक्षिर, स्नोइक्षिर नहीं माना, अर्कक्षिर माना है, लांगली, करवीर, ये तो हो गए 6, और एक नीलक करके अलग से मान लिया उन्होंने तो 7 मान लिया है ना। नाम रस तरंगिनी वाला कर लो आप, बाकी नंबर्स तो आप याद रखोगे, मोस्टली नंबर्स पे क्वेश्चन बनेगा है ना, 5, 7, 9, 11 वगैरह करके आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन देख रहे हैं मॉडर्न बेसिस पे। ये तो डिटेल में हम बाद में देखने वाले ही है, जब एक एक हम करोसिव और इरिटेंट्स वगैरह देखेंगे। अब जस्ट हम एक शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो करोसिव पॉइजन्स मतलब क्या, विच आर फिक्स, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन कहते हैं या फिर सरफेस का एरोजन वगैरह कहते हैं, दे आर करोसिव्स। करोसिव्स और इरिटेंट्स में डिफरेंस, इरिटेंट्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे,
विच आर रिवर्सिबल इन नेचर, है ना। कोरोसिव जो है डिस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे जो मतलब फिक्स होगा, जो इरिवर्सिबल नेचर का होगा, है ना। मेजर डिफरेंस कोरोसिव्स और अपने इरिटेंट्स में। कोरोसिव्स में क्या आएंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, मेटल्स, सीधी बात है, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिक्स डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज वगैरह ऐसे सब आएंगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक मिनरल एसिड्स भी जिनको बोलेंगे, H2SO4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह आ जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं, है ना। एसिड्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब ये नहीं होता है प्लांट बेस एनिमल बेस वाला नहीं बात होता है। जब एसिड्स के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखते हैं तो हम हाइड्रोकार्बन है या नहीं देखते, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है तो ऑर्गेनिक एसिड्स, नहीं है तो इनऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। तो कार्बोनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स, ये सब अपने ऑर्गेनिक एसिड्स में आ जाएंगे। और इनऑर्गेनिक एसिड में H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये सब अपने इनऑर्गेनिक एसिड्स में आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एल्केलिस, है ना, बेसिस अपने लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये भी कोरोसिव्स है। मेटल्स में आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, जिंक, है ना। फिर बाद में SN, डेट इज अपना टिन, ये सब भी मतलब अपने कैसे तो कोरोसिव्स वगैरह। तो ये रीड कर लो, ठीक है, अभी के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब इसके साइन सिम्टम्स वगैरह सब रीड कर लो, लोकल वगैरह जो भी अपने को डिस्ट्रक्शन है वो सब कर लेना, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसका वन ऑफ द इन्होंने मेडिकल लीगल एस्पेक्ट बोला है विट्रियोलेज। विट्रियोलेज मतलब एसिड फेंकना। गंगा जल मूवी देखी होगी, है ना, अजय देवगन वाली, आई गेस बिहार के पर्दा, कि सब पवित्र कर देंगे, सबके ऊपर मतलब एसिड फेंक रहे जो भी मतलब ये थे क्रिमिनल्स वगैरह थे। या फिर ऐसे स्टोरीज भी तुम लोग सुनते रहोगे, एक लड़की के पीछे मतलब वन साइडेड लव था, लड़का घूम रहा था उसके पीछे, लड़की ने मना कर दिया, उसने एसिड फेंक दिया। तो इसके लिए उन्होंने आईपीसी ऐड की थी विट्रियोलेज करके। विट्रियोलेज इज एसिड फेंकना, है ना। तो विट्रियोलेज इज एसिड फेंकना, तो एसिड फेंकने के लिए उन लोगों ने अलग सा पनिशमेंट मतलब के लिए उन्होंने आईपीसी निकाला था। तो आईपीसी 326A एंड आईपीसी 326B। बट आजकल वी नो बीएनएस चलता है, आईपीसी बंद हो गया, भारतीय न्याय संहिता ने आईपीएस को रिप्लेस कर दिया, है ना। यहाँ पर आप आईपीसी बीएनएस दोनों याद रखोगे, है ना, एफएमटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो विट्रियोलेज से रिलेटेड आईपीसी वाज 326A, 326B। अगर किसी ने फेक दिया तो 10 साल की सजा, ओके। और किसी ने फेंकने का अटेम्प्ट किया तो वहां पर 326B लगेगा। किसी ने फेंका, लग गया, तो डेट इज मतलब वहां पर 326A लगेगा, 10 साल की सजा होगी, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और 326B की अटेम्प्ट, कि फेंका या फेंकने जा रहा था, किसी ने रोक लिया, साइड में गिर गया एंड ऑल दैट, तो अटेम्प्ट, वो 326B लगेगा। और इसमें 5 to 7 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ना। अब रिसेंट बीएनएस चल रहा है, तो बीएनएस में 124, ओके। गया था 143 बुलवाने, बट 124 केस लग गया उसके ऊपर, ओके। तो बीएनएस इस भारतीय न्याय संहिता जहाँ पर 124 लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर मतलब फेंका, लगा तो 10 years का इम्प्रिजनमेंट। अगर अटेम्प्ट था, होता है ना मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, वैसे ही एसिड थ्रो करना और अटेम्प्ट टू एसिड थ्रो। तो एसिड अगर किसी के ऊपर लग रहा है तो 10 years फेंकने के बाद, डेफिनेटली मतलब एक्सीडेंटली नहीं, जब आप मतलब जानबूझ के करोगे तब। और अगर मतलब अटेम्प्ट था तो वहां पर 5 to 7 years मतलब होगा, ओके। इरिटेंट पॉइजन वी नो ऐसे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करे विच आर रिवर्सिबल, ओके। करेजिस फिक्स थे जो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, एरोजन वगैरह कॉज कर रहे थे। इरिटेंट्स इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, रिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ पर उन्होंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉइजन्स वगैरह बताया। मेटल में यही बात है, यहाँ पर भी लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी वगैरह आ गए, ओके। ज़्यादा मात्रा में करोसिव्स, कम मात्रा में इरिटेंट्स वगैरह, ठीक है। नॉन मेटालिक में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रीड कर लो, कोई खास नहीं है। ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स में अपने आ जाएंगे स्नेक वगैरह सब आ जाएंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर अपने एनिमल प्लांट की बात चलेगी जब ऑर्गेनिक वगैरह की बात चल रही है ना। तो ऑर्गेनिक मतलब वही कि अपने लिविंग वाले वगैरह से, इनऑर्गेनिक मतलब जो अपने मेटल्स बीटल्स की बात आ जाती है वहाँ पर, ओके। तो एनिमल पॉइजन लाइक स्नेक, वेनम, स्नेक का वेनम होता है। वेनम और पॉइजन में मेजर डिफरेंस क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप ओरली ले रहे हो, स्किन के थ्रू वगैरह जा रहा है, इनहेल वगैरह कर रहे हो, दैट इज अपने पॉइजन्स। अगर किसी के टीथ या फैंग की वजह से, है ना, जब मतलब अपने जो विष जा रहा है अपने शरीर में, दे आर कॉल्ड एज वेनम। स्नेक का वेनम होता है, स्नेक के फैंग्स होते हैं, है ना, हॉलो ट्यूबुलर टीथ वगैरह होता है। सलाइवरी ग्लैंड में उनका विष होता है। जब वो वी कैन से फैंग्स वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से जो विष है वो अपने इस पे प्रवेश करता है, तो दे आर वेनेमस, दे आर नॉट पॉइजनस, स्नेक्स आर वेनेमस, है ना।
हम देखेंगे अलग अलग हीमोटॉक्सिक, वैस्कुलोटॉक्सिक, है ना, न्यूरोटॉक्सिक वगैरह, मस्कुलोटॉक्सिक, ये सब देखेंगे। तो एनिमल पॉइजन में उन्होंने बोला स्नेक वेनम, स्कॉर्पियन का जो वेनम वगैरह, स्पाइडर से, दे आर ऑल इरिटेंट पॉइजन, दे आर नॉट कोरोसिव, दे आर इरिटेंट पॉइजन। वैसे वेजिटेबल ऑयल लाइक क्रोटन ऑयल, कैस्टर ऑयल, क्रोटन ऑयल किसको बोलेंगे, कौन सा द्रव्य अपना क्रोटन, जयपाल वेरी गुड, क्रोटन टिगलियम टिग्लियम, या क्रोटन टिग्लियम इज जयपाल। तो जयपाल का जो तेल होगा दैट इज क्रोटन ऑयल। तो जयपाल भी नो, जयपाल का ऑयल लेने की वजह से क्या होगा, जीआईटी में इन्फ्लेमेशन होगा, डिस्टर्बेंसेस मतलब डायरिया वगैरह हो रहा है ना। तो जयपाल इज अपना इरिटेंट पॉइजन, इवन एरंड भी is अपना इरिटेंट पॉइजन, स्नेक वेनम, स्कॉर्पियन वेनम, स्पाइडर्स, दे आर ऑल अपने एनिमल वाले इसमें आ जाएंगे। ओके, उसके बाद मैकेनिकल पॉइजन्स करके उन्होंने बताया। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे हम स्टोरी देखते हैं आपने, मतलब ऐसे मूवीज वगैरह में देखा रहेगा, कोई हीरे के मतलब दुकान वगैरह में काम कर रहा है, ज्वेलरी के शॉप वगैरह में, तो वहां पर क्या करते हैं, हीरा चोरी करने के लिए हीरा खा लेते हैं, है ना, ताकि बाद में स्टूल वगैरह में पास होगा। तो ये लोग हीरा डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, हीरा तो अपने जो भी जो स्ट्रक्चर से जीआईटी के वगैरह जो लाइनिंग्स वगैरह है ना, उनको डिस्ट्रक्शन वगैरह कर सकता है। तो क्या करते हैं, केले में धसा के खाते हैं। तो केला तो हम डायरेक्ट swallow कर सकते हैं ना, तो केले में धसा के खाएंगे तो आप डायरेक्ट swallow कर लोगे, तो अपनी मतलब जीआई ट्रैक्ट के लाइनिंग्स को डैमेज वगैरह नहीं करता है, बट स्टिल जरूरी नहीं है कि मतलब सही सही हो सब कुछ। तो कभी कभी वो केले से बाहर आकर भी मतलब क्या कर लेता है, कभी कभी डिस्ट्रक्शन कर लेता है ना। तो डायमंड डस्ट या फिर मतलब पाउडर ग्लास वगैरह अपने जीआई ट्रैक में चले गए तो भी इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, दे आर मैकेनिकल पॉइजन, ठीक है। ओके, सिस्टमिक पॉइजन है ना, इसके एग्जाम्पल्स याद रखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले न्यूरोटिक पॉइजन उन्होंने बताया, नर्व से रिलेटेड है ना, सेरिब्रल, स्पाइनल, पेरिफेरल नर्व, अलग अलग हम देख रहे हैं। सोमनीफेरस, नींद लेके आने वाले, है ना। तो उन्होंने बोला जैसे मतलब ओपियम वगैरह हो गए, ओपियम का नाम ही है, क्या है ओपियम का लैटिन नेम, पेपावर सोमनिफेरम। पैपावेर पर्सम सोमनीफेरम, है ना, पैपावेर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम निद्रा जनन, है ना। तो डेट इज सोमनीफेरस। विथानिया सोमनीफेरा किसका है, अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा। अश्वगंधा बल्ले ब्रियानी सब है, बट अश्वगंधा निद्रा जन भी, बितानिया सोमनीफेरा नाम में यूज किया है। ओके, इनेब्रियंट्स की जो एक्साइटमेंट वगैरह कॉज करे, है ना, अल्कोहल वगैरह अपने इनेब्रियंट्स है। ओके, स्टिमुलेंट्स की मतलब अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाले, कोकेन, एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरमैन ड्रग। ओके, जैसे कैफीन वगैरह हम लेते हैं, इवन कैफीन कार्डियक स्टिमुलेंट है, ब्रेन का स्टिमुलेंट नहीं है। कैफीन मतलब अपनी हार्ट का, वीकेंड से कि मतलब टैकीकार्डिया वगैरह करता है। और कैफीन मतलब ब्रेन का भी स्टिमुलेंट है, कुछ कुछ लेवल पे अपने को नींद वगैरह भी आने नहीं देता जल्दी। वैसे एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन इज सुपरमैन ड्रग। ओके, एम्फेटामाइन खा के आप में बहुत सारी एनर्जी आ सकती है, आप दिन भर कुछ ना कुछ काम में लगे हो, बट उसका जब इफेक्ट खत्म होगा तो डाउन भी आप बहुत खतरनाक हो गए। वैसे कोकेन है, कोकेन इज ऑल्सो ब्रेन स्टिमुलेंट। डेलीरियंस, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले, है ना, धतूरा, धतूरा इज ऑल्सो रेल रोड पॉइजन, है ना। ऐसे बहुत न्यूज आपने सुनी होगी कि बिहार से ट्रेन आ रही थी, बिहार के कोच में मतलब माता का प्रसाद करके बांट दिए, सबने खाया, सब सो गए वहां पर, बेहोश वगैरह हो गए, और मतलब पूरी बोगी की बोगी, कोच के कोच लौट दिए। तो धतूरा इज डेलीरियंट, है ना, रेल रोड पॉइजन करके ही बोलते हैं उसको। डिप्रेसेंट, ब्रेन को डिप्रेस करने वाले, बेंजोडाइजापिन्स, बार्बिचुरेट्स, अल्कोहल। बेंजोडाइजापिन्स नाम सुना होगा तुम लोग ने, अल्प्राजोलैम, है ना, ये सब जो नींद लेके आने के लिए वगैरह हम यूज करते हैं। इवन डाइजेपाम, अल्प्राजोलैम हम नींद लेके आने के लिए तो यूज करते ही है, नो डाउट। जब सीजर्स के पेशेंट वगैरह आते हैं, जिसमें मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं, तो वहां पर भी अपने को कार्डियक, सॉरी नॉट कार्डियक, वहां पर ब्रेन का स्टिमुलेंट वगैरह होता है, स्टिमुलेशन होता है, तो वहां पर भी अपने को शांत करना है, तो वहां पर हम बेंजोडाइजापिन्स वगैरह देते हैं ना, जैसे डाइजेपाम वगैरह ड्रग देते हैं। वैसे बार्बिचुरेट्स है, फिनोबार्बिटॉल, पेंटोबार्बिटॉल, ये भी सब हम सीजर्स वगैरह में यूज करते हैं, दे आर डिप्रेसेंट। तो डेफिनेटली जो एक्साइटरी स्टिमुलेशन वगैरह है ब्रेन में, उसको कम करने वाले सीजर्स वगैरह में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हुआ है ना। तो स्टिमुलेशन को अपने को कम करना है, तो इसके लिए बेंजोडाइजापिन्स, बार्बिचुरेट्स, ये सब हम देते हैं, बिकॉज दे आर डिप्रेसेंट्स। ओके, ब्रेन की एक्टिविटी को कम करेंगे, तो इसके लिए सीजर्स में हम यूज करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट थी सीजर की, उसका कोई झगड़ा बिगड़ा हो गया, कुछ हो गया, और मतलब 10-12 टैबलेट उठाकर खा ली, तो डैट इज वो मतलब ज्यादा डिप्रेशन करेगा ब्रेन का, है ना, एक्टिविटी का। तो डैट इज सेरिब्रल पॉइजन। वैसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स लाइक एलएसडी, एमडीएमए, एम्फेटामाइंस, बार्बिचुरेट्स, दे आर साइकोट्रोपिक ड्रग्स, एलएसडी, एमडीएमए एंड ऑल दैट, रीड कर लो, बाद में हम देखेंगे। स्ट्रिक्निन, स्पाइनल पॉइजन में स्ट्रिक्निन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट स्ट्रिक्निन इज स्पाइनल स्टिमुलेंट है वो, है ना,
स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट करने वाला है स्ट्रिक्निन, जो कुपिलो में अपने को मिलता है। कुपिलो में स्ट्रिक्निन मिलता है, ब्रुसिन मिलता है। ब्रुसिन इज नॉट दैट टॉक्सिक एज कम्पेयर टू स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन इज स्पाइनल स्टिमुलेंट जो कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करेगा, स्पाइनल नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने सही मात्रा में नहीं यूज किया, शोधन वगैरह करने के बाद यूज नहीं किया तो। देन देयर इज स्पाइनल डिप्रेशन, कौन सा? जेलसेमियम, याद रखो यहाँ पर, है ना। नॉर्मली क्वेश्चन यही आता है, कोपिलो कौन से टाइप का पॉइजन है, कार्डियोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, है ना, या फिर मतलब स्पाइनल पॉइजन वगैरह। तो स्पाइनल पॉइजन इज द राइट आंसर, ओके। बट स्पाइनल पॉइजन में भी वी शुड नो, जो स्ट्रिक्निन है स्पाइनल स्टिमुलेंट है, तो स्पाइनल स्टिमुलेंट होने की वजह से, स्ट्रिक्निन की वजह से कन्वर्जेंस वगैरह आते हैं। जेल्सीमियम में स्पाइनल डिप्रेसेंट है, ये क्या करेगा, अपनी रेस्पिरेटरी रेट वगैरह को कम करेगा, है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह करेगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकता है। तो स्पाइनल स्टिमुलेंट कौन सा है? स्ट्रिक्निन। और स्पाइनल डिप्रेसेंट कौन सा है? जेल्सेमियम है ना। जेल्सेमियम भी प्लांट बेस ही अपना, येलो जैसमिन करके कुछ तो है, उस पे से मिलेगा। कार्डियक पॉइजन एस्फिक्सिएंट्स इसमें नहीं आएगा ना, न्यूरोटॉक्सिक में नहीं आएंगे, ये अलग है अपने। तो यहाँ पर इनका देने का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर आप कट कर दोगे, ओके। कार्डियक पॉइजन वी नो डिजिटालिस, टोबैको। डिजिटालिस कौन से प्लांट से मिलता है? एनीवन, नाम बोलो वो यहाँ पर। रित पत्र वेरी ऐसा गुड, रेत पत्री, है ना। रेत पत्री अपना डिजिटालिस परप्यूरिया, जिसमें डिजिटॉक्सिन, डिकॉक्सिन, ये सब अपने को मिलेगा ना, रेत पत्री करके हम बोलते हैं प्लांट को। टोबैको इस अपना तंबाकू, ताम्रपर्णी, ओके। निकोटीन कार्डियक पॉइजन है। एस्फिक्सिएंट्स, है ना, जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह करके, या फिर मतलब O2 का लेवल वगैरह कम करके मृत्यु होने वाली, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेफ्रोटॉक्सिक मर्क्यूरी, ये तो ठीक है। हेपेटोटॉक्सिक फॉस्फोरस, ये सब यहाँ पर मत करो। यहाँ पर याद रखो कार्डियक पॉइजन, डिजिटालिस, टोबैको, निकोटीन, दे आर कार्डियक, इवन एकोनिट, है ना, दैट इज अपना वत्सनाम, वत्सनाम इज कार्डियोटॉक्सिक, ओके। और जो एस्फिक्सिएंट्स में भी नो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर एस्फिक्सिएंट्स, O2 का लेवल वगैरह कम करने वाले हैं। CO2 का एफिनिटी जो है ना, वो आरबीसी में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, तो CO2 जब मतलब ज़्यादा मतलब बाइंड करेगा वहाँ पर, और ऑक्सीजन को रिप्लेस वगैरह करेगा, तो ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो सकती है, एस्फिक्सिएंट्स, CO2, ओके। बाकी ये तो सब रीड कर लो, कोई खास नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। होमिसाइडल पॉइजन, होमिसाइड मतलब दूसरों को मारने के लिए, सुसाइड मतलब खुद मरने के लिए, है ना। तो जब दूसरों को मारने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो एक आइडियल होमिसाइडल पॉइजन क्या है? तो सिंपल सी बात है, जब आप उसके खाने पानी में मिला रहे हो, तो कलरलेस होना चाहिए। पता चला पानी में मिला, पानी नीला पीला हो गया, थोड़ी पिएगा वो। तो दूसरे को मार रहे हो तो थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसी चीजें मिलाएंगे जो कलरलेस होगा, ओडरलेस वगैरह होगा, जिसका गंध वगैरह नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पता ना चले। और लेने के बाद में जब वो मर जाएगा तो पोस्टमार्टम में डिटेक्ट भी ना हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। दैट इज अपना आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। तो आइडियल इज थैलियम, आइडियल इज थैलियम, है ना। फ्लोरीन वगैरह भी वन ऑफ द आइडियल वी कैन से, बट कॉमनली यूज करते हैं एकोनाइट, आर्सेनिक, ये कॉमनली यूज करते हैं, है ना। कभी भी आ गया आइडियल होमिसाइडल पॉइजन, पहला आंसर अपना थैलियम आना चाहिए। थैलियम नहीं है तो वहां पर आर्सेनिक, एकोनाइट वगैरह आप देख सकते हो, बट पहला आंसर थैलियम आना चाहिए। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है, बट थैलियम वगैरह इजीली मिलता नहीं है। आर्सेनिक, एकोनाइट वगैरह तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सुसाइडल बहुत तुम लोग केस सुनते रहोगे, है ना। महाराष्ट्र के मतलब जो भी गांव में चावल की खेती करने वाले मतलब फार्मर्स वगैरह थे, लोन लिया था, कर्जे में मतलब डूब गए थे, तो उन्होंने कीटनाशक, जो भी मतलब खेत में कीटनाशक यूज करने वाले थे, OPC, OCCs, ये ही पी लेते हैं, तो दैट इज सुसाइडल, खुद को मारने के लिए। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ऑर्गेनोक्लोरिनस कंपाउंड्स, है ना, OPC, OCC, दे आर टिपिकल सुसाइडल पॉइजन, इजीली मिल जाता है ना। तो ये सुसाइडल पॉइजन है, OPC, OCC वगैरह। एक्सीडेंटल, अब फॉर एग्जांपल आपको लगा भाई कैप्सिकम का बीज है और धतूर का बीज आपने खा लिया, सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं। कैप्सिकम के जो सीड्स है ना, धतूर के सीड्स के समान दिखते हैं, चिल्ली के सीड्स भी आप बोल सकते हो, कोई नहीं है, एक ही समान दिखते हैं, है ना। तो दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजन। वैसे ही फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ था, नाइट्रिक एसिड रखा हुआ था, कोई पागल बच्चा आया, उसने पी लिया, उसको लगा पानी है, जूस है, कुछ भी पी लिया, होता है ऐसे। एबॉर्टिफिशिएंट्स, एबॉर्टिफिशिएंट्स जो एबॉर्शन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, इलीगल एबॉर्शन के लिए। एक अपना मेडिको लीगल एबॉर्शन होता है, दैट इज MTP। MTP एक्ट का ईयर बताओ। 1971 1971 1971, है ना, MTP एक्ट इज 1971।
दूसरा इलीगल होता है एबॉर्शन वगैरह करवाने के लिए, है ना। कैलोट्रोपिस यूज करते हैं, क्यूनिन इतना कोई खास यूज नहीं करता है, प्लम्बैगो वगैरह यूज करते हैं, है ना। प्लम्बैगो, कैलोट्रोपिस ये सब कॉमन है। एर्गॉट है, ये कॉमन है। एर्गॉट एक टाइप का फंगाई है ना, या फंजाई है वी कैन से। क्लैविसेप्स परप्यूरिया मेजर है उसमें, ओके। एर्गॉट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई, उसमें एक मेजर है क्लैविसेप्स परप्यूरिया नाम का फंजाई, ओके। मोस्टली राई, हिंदी वाला राई नहीं है ना, इसको एक्चुअली रस्सी गेहूं करके बोलते हैं। रस्सी गेहूं इज रशियन गेहूं, ओके। इंग्लिश में राई बोल रहे हैं, हिंदी वाला राई शब्द बिशप नहीं लेना यहाँ पर, ओके। राइस रशियन गेहूं, इसके ऊपर कॉमनली होता है। अब इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल थोड़े बहुत प्रमाण में हो जाता है। तो ये जो वन ऑफ दी रशियन गेहूं जो है, उसके ऊपर एक फंगस जमा होता है, दैट इज क्लैविसेप्स परप्यूरा। अभी क्लैविसेप्स परप्यूरा इज ए टाइप ऑफ मतलब एर्गॉट फंजाई के ग्रुप वाला ही है ना। तो इसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी होती है। एर्गोटिमिन करके यूज करते हैं लोग माइग्रेन वगैरह के, इसमें इवन मेडिसिनल यूज भी है एर्गॉट का, एर्गोटामिन वगैरह का, बट ये टॉक्सिक भी है ना। कभी भी याद रखना, एर्गॉट का कॉमन सोर्स क्या है, क्लैविसेप्स परप्यूरिया। और ये एर्गॉट जो है क्लैविसेप्स परप्यूरिया एक नाम का फंजाई है। मोस्टली कौन से, अगर आपने पूछ लिया कौन से धान्य पर पाया जाएगा, तो बोलेगा राई पर पाया जाएगा, है ना। इंग्लिश वर्ड है राई, याद रखना यहाँ पर, ओके। तो स्टूपिफाइंग वही उल्लू बनाने के लिए। अभी हमने देखा धतूरा, है ना, रेल रोड पॉइजन। वैसे क्लोरल हाइड्रेट इट्स ऑल्सो स्टूपिफाइंग एजेंट। अब क्या हुआ था ना, जो तुम्हारा लास्ट ईयर का गोरखनाथ का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर दिया था इनमें से कौन सा स्टूपिफाइंग पॉइजन है। वहाँ पर धतूरा भी ऑप्शन था, क्लोरल हाइड्रेट भी था, बट बोथ ए एंड बी नहीं था वहाँ पर, है ना। ऐसे सब पागलों जैसे हरकत होगी तो आप धतूरा लगाओगे, क्योंकि धतूरा इज फेमस। बट क्लोरल हाइड्रेट इज ऑल्सो स्टूपिफाइंग एजेंट, याद रखो, है ना, उल्लू बनाने के लिए यहाँ पर। डेलीरेंट पॉइजन है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज वगैरह हो जाते हैं, ऐसी बात है। कैटल पॉइजन, गुंजा कॉमनली यूज करते हैं। करवीर, करवीर का नाम ही है ना, है मार, अश्वमार, कि घोड़ों को मारने के लिए। इवन कैटल, गाय बैल वगैरह को मारने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो एब्रेसिस गुंजा, ओलियंडरिस अपना करवीर, कैलेट्रोपिस अपना अर्क, ये सब यूज करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यूज फॉर मैलिंजरिंग, है ना, फेक इंजरी वगैरह बताने के लिए, है ना। कि तुम लोग कोई कॉलेज में थे, कोई ऑफिस में थे, विंटर वेकेशन मिला नहीं, 7 दिन की छुट्टी बता रही थी, तुम, लेकिन उन्होंने बोला बाइक से गिर गया। अब बाइक से गिर गया तो कोई भाई ब्रूसेस ब्रूसेस के लक्षण तो दिखने चाहिए। तो आपने क्या किया वहां पर, जो बल्ला तक का जो रस है, वो आपने रगड़ दिया वहां पर। अब बल्ला तक के रस रगड़ने से वहां पर जो भी नीला पीला वगैरह होगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रूसेस वगैरह हुए थे करके। वन ऑफ द टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी, है ना। तो यूज फॉर मैलिंजरिंग, मैलिंजरिंग मतलब फेक, है ना, कि मतलब उल्लू बनाने के लिए, रियल में नहीं हुआ था बट फेक हमने किया। तो वापस सेमी कार्पस एनाकार्डियम यूज करते हैं कॉमनली, याद रखिए बात, ओके। वी विल स्टॉप हियर, है ना। बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट यू कैन आस्क। थोड़ी हम स्पीड बढ़ाएंगे, 450 पेज का बुक है, एंड आई एम थिंकिंग 15 दिन में ख़त्म करना है मुझे, बस उससे ज़्यादा नहीं। हम 6 बजे से स्टार्ट कर लेंगे कल से। कोई डाउट यू कैन आस्क।